हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। पिछली दो क्लासेस में हमने सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ पढ़ा। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने आज़ाद हिंद संघ की स्थापना की और वहीं पर उन्होंने एक फ्री इंडियन लीजन की भी स्थापना की। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जापान से रास बिहारी बोस का आमंत्रण पहुंचा सुभाष चंद्र बोस जी के पास में कि आप आइए और यहाँ पर जो INA है, इंडियन नेशनल आर्मी है, उसका नेतृत्व करिए आकर के। तो सुभाष चंद्र बोस वहाँ जर्मनी से निकलते हैं, जर्मनी की पनडुब्बी से मेडागास्कर होते हुए और फिर मेडागास्कर से जापानी नौसेना की सहायता से वो टोक्यो पहुँच जाते हैं 1943 में। तो आज हम जो इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं वो विशेष करके हम आज़ाद हिंद फौज और किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और फिर ऑपरेशन यू चलाया जिसमें कि भारत पर ब्रिटिश के खिलाफ आक्रमण की घोषणा उन्होंने की। तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि आज़ाद हिंद फौज, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना सबसे पहले कैप्टन मोहन ने की। कैप्टन मोहन सिंह एक सैनिक थे, पकड़े गए थे, कैप्टन के पद पे थे और जापान के मेजर फ्यूजिवारा और एक संस्था थी रास बिहारी बोस की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसके एक सदस्य थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो इन सब के सहयोग से एक सेना बनी जिसको INA या भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा गया। उसके बाद में वो सेना किसी कारणवश विघटित हो गई। उस सेना का पुनर्गठन रास बिहारी बोस ने किया और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया और सुभाष चंद्र बोस ने उस सेना का नाम आज़ाद हिंद फौज कर दिया। तो आइए देखें आज़ाद हिंद फौज। सबसे पहले हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो आज़ाद हिंद फौज पे बात करेंगे। आज़ाद हिंद फौज कैसे आई आज़ाद हिंद फौज? तो तीन चार बातें जो पिछली क्लास हैं वो आप देखें। एक सेना थी INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन ने की थी। इसके बाद ये जो सेना थी ये जो है विघटित हो गई। क्यों विघटित हो गई इस पे भी हमने कारण पे डिस्कस किया था। उसके बाद में INA जो सेना थी उसका पुनर्गठन किया। पुनर्गठन किसने किया? रास बिहारी बोस ने। ये जापान में थे, इन्होंने इसका पुनर्गठन किया और फिर रास बिहारी बोस ने ही सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजा। तो रास बिहारी बोस ने इसका पुनर्गठन किया और उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजा। सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रण भेजा। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसने सुभाष चंद्र बोस को बुलाया था और कहां से बुलाया था? तो ये जो रास बिहारी बोस ने है, इनका एक सम्मेलन हुआ IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को बुलाने का निर्णय किया गया और इनको आमंत्रण भेज दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी की नेवी और जापान की नेवी की सहायता से टोक्यो पहुंच गए 1943 में, मई के महीने में। 1943 में नेताजी कहां पहुंच गए? टोक्यो पहुंचे। यह भी प्रश्न आपसे बनता है कि टोक्यो कब आए थे? 1943 में पहुंचे टोक्यो, मई के महीना था। और टोक्यो में पहुंचने के बाद में सबसे पहले ये वहां के प्रधानमंत्री तोजो से मिले। तोजो जापान के प्रधानमंत्री थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की और जापान के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया
कि आप जो है अगर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हैं तो हम पूरी तरीके से, यानी जापान की सरकार पूरी तरीके से आपके साथ में है। तो जापान का समर्थन मिल गया। उसके बाद ये बर्मा गए, बर्मा के कुछ नेताओं से मिले और वहाँ से भी इन्होंने समर्थन प्राप्त किया। इस तरह से क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने अपना समर्थन कायम किया। बर्मा गए, बर्मा में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की मजार है। आपको 1857 की क्रांति अगर याद है तो आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने निर्वासित करके बर्मा रंगून भेज दिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी कब्र वहीं रंगून में बनी हुई थी, तो उनकी मजार पर भी ये गए। तो यहाँ जब टोक्यो पहुँच गए और टोक्यो पहुँचने के बाद में इन्होंने पीएम, जापान के जो पीएम थे तोजो से मुलाकात की। बर्मा गए, बर्मा में ये बहादुर शाह जफर की मजार पर भी गए। बर्मा के एक नेता थे बा मा, उनसे मुलाकात की और इन सब का समर्थन इन्होंने प्राप्त किया। अब ये सब होने के बाद में रास बिहारी बोस ने कहा कि जो ये हमारी संस्था IIL यानी कि भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है, उसका और ये जो सेना है INA, दोनों का नेतृत्व अब आप करेंगे, क्योंकि ये उम्र में काफ़ी वृद्ध हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो इसके बाद में क्या हुआ, रास बिहारी बोस ने दो चीज़ों की कमान, INA और IIL इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की कमान नेताजी को सौंप दी। नेताजी को सौंप दी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा प्राप्त हुई थी, तो उत्तर होगा रास बिहारी बोस के द्वारा। अच्छा, ये सेना से कई क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, पुनर्गठन रास बिहारी बोस, और एक क्वेश्चन बनता है कि ये किसके दिमाग की उपज थी, तो ये उपज थी ज्ञानी प्रीतम सिंह और जो जापान का एक मेजर था मेजर फ्यूजीवारा, इन दो लोगों के दिमाग का मानसिक पुत्र कहा जाता है। आप सीधे नोट कर ले कि जो INA है ये ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर का क्या नाम था, मेजर फ्यूजीवारा, इन दोनों लोगों का मानसिक पुत्र, यानी ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फ्यूजीवारा का मानसिक पुत्र कहा जाता है। मानसिक पुत्र कि इन्हीं के दिमाग की ये एक उपज थी INA। लेकिन INA की स्थापना जो है कैप्टन मोहन सिंह ने की, क्योंकि वो भारतीय सैनिक थे, पकड़े गए, और इसीलिए उनको संगठित कोई भारतीय व्यक्ति जो उनका कमांडर रहा हो वही कर सकता था, तो कैप्टन मोहन सिंह ने किया। यहां तक आपको स्पष्ट हो गया कि ये आज़ाद हिंद फौज जो है नेताजी के हाथ में कैसे आ गई। अब नेताजी ने इस आज़ाद हिंद फौज को और ज़्यादा सुसज्जित किया, इसके सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी और पूरा जो है वेतन सुविधाएं भी बढ़ाई और इसका एक प्रकार से फिर से गठन किया, इसमें काफ़ी बदलाव किए और नाम भी जो है इसका आज़ाद हिंद फौज कर दिया। तो अब नेताजी ने इस आज़ाद हिंद फौज में परिवर्तन करके किस प्रकार इसको गठित किया वो देखें आप। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखिए, क्लास की स्पीड भले ही थोड़ा धीमा है, आपको लंबी क्लासेस मिल रही हैं और थोड़ा स्लो मिल रही हैं, काफ़ी डिटेल। आपका मन करता होगा कि अगर आधा घंटे में ही सारा चैप्टर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो आधा घंटे में ही आपके दिमाग से उड़ भी गया होता। ये भी मान के चलिए, डिटेल में चीज़ों को जानिए। परीक्षा का दृष्टिकोण लगातार बदल रहा है और कैसे क्या पूछा जाएगा उसके लिए आपको सब कुछ जानना जरूरी है। आज़ाद हिंद फौज, तो ये जो आज़ाद हिंद फौज है ये जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आ गई तो इसके सुप्रीम कमांडर पूछे जाते हैं आपसे। सुप्रीम कमांडर कौन थे? सुप्रीम कमांडर नेताजी थे। अब हम सिर्फ नेताजी शब्द का प्रयोग करेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुप्रीम कमांडर कौन थे? नेताजी। और ये किसके नेतृत्व में थी, यानी सेनापति, मुख्य सेनापति कौन था?
तो वो थे कर्नल शहनवाज। वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें तीन चार रेजिमेंट बनाई गई। इसमें 4 गुरिल्ला रेजिमेंट थी। गुरिल्ला रेजिमेंट, टुकड़ियां, दल कहें या रेजिमेंट कहें, यानी लोगों का एक एक दल बना दिया गया और उनके नाम रखे गए। क्या नाम थे? देखिए, एक तो जो सबसे बेस्ट सैनिक थे उनको मिला करके एक बनाया गया सुभाष दल या सुभाष रेजिमेंट। सुभाष रेजिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। ये नाम तो इसका सुभाष रेजिमेंट था, लेकिन इसका नेतृत्व सुभाष जी नहीं कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इसके शहनवाज खां। कौन? शहनवाज खां, ये कर रहे थे नेतृत्व इस टुकड़ी का। और सुभाष नाम जो है, नेताजी नहीं चाहते थे कि सुभाष नाम रखा जाए, लेकिन लोगों ने जिद करके रख दिया। दूसरा था गांधी रेजिमेंट। गांधी जी के नाम पर गांधी रेजिमेंट अपनी सेना में रखा था। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी और सुभाष जी का 36 का आंकड़ा था, विरोधी थे एक दूसरे के, लेकिन नहीं, वो सिर्फ मतभेद था उनमें। और देखिए, गांधी रेजिमेंट उन्होंने अपनी सेना में बनाई। गांधी रेजिमेंट, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इस रेजिमेंट के जो मेन लीडर थे वो थे एम.जे. कियानी। एम.जे. कियानी, ये सब आप याद रखेंगे, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। कियानी के नेतृत्व में जो है गांधी रेजिमेंट काम कर रही थी। और आजाद रेजिमेंट, आजाद रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? गुलजारा सिंह। और तीसरी रेजिमेंट, एक चौथी रेजिमेंट थी नेहरू रेजिमेंट। और नेहरू रेजिमेंट का नेतृत्व जो है अजीज खां कर रहे थे। अब इसके अतिरिक्त ये 4 गुरिल्ला रेजिमेंट थी। इसके अतिरिक्त जो है महिलाओं का भी एक दल था और उसको रानी झांसी रेजिमेंट कहा जाता है। पांचवा जो अलग दल था वो था रानी झांसी रेजिमेंट। ये महिलाओं का दल था, इसमें सब महिलाएं थी। और इसका नेतृत्व जो कर रही थी महिला, वो थी लक्ष्मी स्वामीनाथन। लक्ष्मी स्वामीनाथन। ये रानी झांसी रेजिमेंट जो है, ये 22 अक्टूबर को बनाई गई थी। ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, 22 अक्टूबर 1943, क्योंकि 21 अक्टूबर को सुभाष चंद्र बोस ने एक सरकार की स्थापना की थी, अस्थायी सरकार। तो उसी के अगले दिन 22 अक्टूबर को इन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग रेजिमेंट बनाई, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया और इसको कहा गया रानी झांसी रेजिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसकी डेट, इसके नेतृत्वकर्ता और ये कब बनाया था, क्या था ये। रानी झांसी रेजिमेंट एक महिलाओं की सेना थी, एक टुकड़ी थी। और इसकी सहायता के लिए एक विभाग भी बनाया गया था, यानी कि महिलाओं को इसमें जोड़ने के लिए, एक सहायता के लिए एक महिला विभाग भी बनाया गया था। इसमें सहायक महिला विभाग, महिलाओं को भर्ती करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए इस रेजिमेंट में इसकी सहायता के लिए एक महिला विभाग जो है वो बेला मुखर्जी के नेतृत्व में बनाया गया था। बेला मुखर्जी के नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये सेना का अरेंजमेंट था। इस सेना के अलावा, रेजिमेंट के अलावा, इसमें एक इंटेलिजेंस डिवीजन भी थी। इसमें क्या थी? एक इंटेलिजेंस डिवीजन। अब इधर देखिए, इसमें एक गुप्तचर विभाग था। गुप्तचर विभाग, इसका काम क्या था कि ये जो है दुश्मन के जो है राज पता करें, कैसे कहाँ पे क्या हमला किया जाना चाहिए। तो एक गुप्तचर विभाग भी था और एक प्रशिक्षण विभाग भी था, क्योंकि इसमें बहुत से नए सैनिक आ रहे थे। तो एक प्रशिक्षण विभाग भी बनाया गया था। और प्रशिक्षण विभाग किसके नेतृत्व में था? मोहम्मद हबीबुर रहमान। मोहम्मद हबीबुर रहमान को जो है
सेवक हिंद की उपाधि दी गई थी, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो आज़ाद हिंद फौज के नाम कर दी थी। 1 करोड़ रुपए की संपत्ति थी उस समय इनके पास। इन्होंने सारी संपत्ति जो है इस फौज को दे दी, इसलिए इनको सेवक हिंद की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और एक महिला है बेटाई देवी, उन्होंने भी जो है 30-40 लाख रुपए की संपत्ति जो है इस सेना को दान में दे दी थी, सेना के खर्चे के लिए। तो एक और नाम याद रखेंगे आप, बेटाई देवी एक महिला थी, इन्होंने भी जो है अपनी तमाम संपत्ति आज़ाद हिंद फौज को दे दी थी। आज़ाद हिंद फौज के संचालन के लिए महिलाओं ने, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने जेवरात, अपने पैसे, बहुत कुछ दिया था जिससे इस सेना का संचालन हो सके। तो ये सब जो है पूरा गठन कर दिया गया इस आज़ाद हिंद फौज का। इसमें से तमाम क्वेश्चन आपको मैचिंग के लिए दिए जा सकते हैं कि कौन सी रेजिमेंट किसके नेतृत्व में थी, या फिर कौन सी रेजिमेंट नहीं थी, कोई और नाम इसमें दिया जा सकता है। जैसे एक डाल देंगे इसमें भगत सिंह रेजिमेंट या अन्य नाम कोई, तो इस तरह आपको पता होना चाहिए इतनी रेजिमेंट इसमें थी। अब आज़ाद हिंद फौज का इन्होंने पुनर्गठन कर दिया इस प्रकार से। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम एक सरकार बना देंगे, यानी भारत को हम अभी से मान लेते हैं कि भारत स्वतंत्र हो गया है और उसकी एक अलग सरकार है, अंग्रेजों की सरकार को हम नहीं मानते हैं। तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर को, अभी हमने बताया ना कि 22 अक्टूबर को इन्होंने झांसी रेजिमेंट बनाई थी, रानी झांसी रेजिमेंट। इसके एक दिन पहले ही 21 अक्टूबर 1943, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर स्थान में एक कैथे हॉल था, वहां पर इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, यानी कि एक अस्थायी इंडियन गवर्नमेंट की स्थापना कर दी थी। तो वो क्या थी, ये सेना आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं आज़ाद हिंद सरकार। सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया और उसका कार्यालय भी पहले सिंगापुर में बनाया गया, और उसके बाद में सेना और सरकार दोनों का मुख्यालय जो है रंगून में बना दिया गया था, बर्मा में, क्योंकि वो भारत के निकट था, इसीलिए वहां पर मुख्यालय बनाया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था, तो जो लास्ट में फाइनल था वही मानेंगे, रंगून में था। जो सुभाष चंद्र बोस की संस्था थी, अब सुभाष चंद्र बोस की ही संस्था होगी IIL, उसका मुख्यालय कहाँ था, उसका मुख्यालय भी रंगून में बना गया था। लेकिन क्वेश्चन जब इस तरह से आएगा कि आज़ाद हिंद सरकार की गठन कहाँ पे किया गया था, तो गठन सिंगापुर में किया गया था 21 अक्टूबर को। तो अगला हमारा टॉपिक है अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार का गठन, आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद सरकार कहें या अस्थायी सरकार का गठन। तो डेट क्या है, 21 अक्टूबर 1943। जब सेना गठित हो गई तो सरकार भी चाहिए, और सिंगापुर में, सिंगापुर के एक हॉल था कैथे हॉल, कैथे हॉल, वहां पर जो है एक अस्थायी सरकार, भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया इन्होंने। अब इस सरकार को जापान ने सबसे पहले मान्यता दी। क्वेश्चन आपसे बनता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जिस सरकार का गठन किया था उसको कौन कौन से देशों ने मान्यता दी थी कि हाँ ये भारत की सरकार है। भाई अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई मान्यता ही नहीं देगा तो फिर आप अपने घर में सरकार बनाए रहें। तो फिर इसको 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी कि हाँ हम मानते हैं कि भारत में ब्रिटिश की सरकार नहीं है, सुभाष चंद्र बोस की सरकार है। और सुभाष चंद्र बोस जो है भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं और सेनाध्यक्ष भी हैं, सारे पद उन्हीं के पास थे, मेन विदेश मंत्री भी हैं। तो भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया और इसको 9 देशों ने मान्यता प्रदान की। और जाहिर सी बात है ये 9 वो देश थे जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी के साथ लड़ रहे थे या जापान के साथ लड़ रहे थे, उन लोगों ने मान्यता प्रदान की थी। तो इसमें प्रमुख आप याद करें, देखिए सबसे पहले जापान ने दिया था, जापान, उसके बाद वर्मा,
और उस ये दो क्रम से याद रखिए। उसके बाद कौन कौन से थे, वहीं पर फिलीपाइंस भी था, फिलीपींस, जर्मनी पर हालांकि कुछ इतिहासकारों को इसमें मतभेद है कि जर्मनी ने दिया था या नहीं, लेकिन जर्मनी ने दिया था। इटली आदि 9 थे टोटल, 9 देश, जिसमें जापान, बर्मा, फिलीपींस, जर्मनी, इटली, इन सब ने जो है इस सरकार को मान्यता प्रदान की। अब ये सरकार बन गई, लेकिन सरकार के पास कोई जगह तो थी नहीं, कोई क्षेत्र, कोई राज्य तो था नहीं। ये बिना राज्य की सरकार थी, यानी सरकार है लेकिन इसके पास कोई एरिया नहीं है प्रशासन के लिए। तो जापान के प्रधानमंत्री तोजो ने एक एरिया इस सरकार को प्रदान किया कि हम आपको जगह दे रहे हैं जहां पर आप अपनी सरकार की स्थापना करें, यानी पहला राज्य बनाएं। तो 2 क्षेत्र जापान के पीएम तोजो ने अंडमान और निकोबार, ये तो आप देखते हैं कि वर्तमान में भारत के ही ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। सुभाष चंद्र बोस को सौंपे। अब देखिए, इस सरकार के पास में 2 क्षेत्र भी आ गए जहां पर आप कह सकते हैं कि हमारी सरकार है और ये हमारा राज्य क्षेत्र है, अंडमान और निकोबार। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार का नामकरण कर दिया था, दूसरा नाम रख दिया था। तो यहां पर नेताजी ने क्या किया, नेताजी ने दोनों द्वीपों का नाम बदल दिया, द्वीपों का नया नाम रखा। अब नया नाम क्या था, देखिए, अंडमान जो था, अंडमान का नया नाम इन्होंने रखा शहीद द्वीप। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधे कि अंडमान का क्या नाम रखा था, शहीद द्वीप। और जो दूसरा था निकोबार, इसका नाम रखा था स्वराज द्वीप। ये 2 नाम बदल करके इन्होंने रख दिए थे। अब ये सरकार हो गई और सरकार के साथ साथ में उसके पास में राज्य क्षेत्र भी आ गया। अब इस सरकार में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन क्या था। तो इस सरकार में देखिए, जो सुभाष जी थे, कुछ आप नाम लिख लीजिए। नेताजी क्या क्या थे, नेताजी राष्ट्रपति थे, इसी सरकार में राष्ट्रपति भी थे, प्रधानमंत्री भी थे, और युद्ध और विदेश मंत्री, युद्ध मंत्री, ये सब जो है नेताजी के पास विभाग थे। अगर वित्त की बात करें कि वित्त विभाग किसके पास था इस सरकार में, तो वित्त विभाग दिया गया था H.C. चटर्जी। और प्रचार विभाग आपसे पूछा जा सकता है, प्रचार विभाग किसको दिया गया था, तो प्रचार विभाग थे अय्यर जी, M.A. अय्यर। तो यही 2-3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। और इसमें जो रास बिहारी बोस थे इस सरकार में, वो सर्वोच्च परामर्शदाता थे। यानी कि एक ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस सरकार में सर्वोच्च परामर्शदाता कौन था, तो वो थे रास बिहारी बोस। तो इस प्रकार से ये अस्थाई सरकार का गठन हो गया। अब जो है इस सरकार ने सबसे पहली जो घोषणा की, यानी सबसे पहला जो काम किया, वो था ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा। इन्होंने कहा कि हमारा एक राज्य है, हम भारत की सरकार हैं और हमारे पास एक सेना है, आज़ाद हिंद फौज, और उससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम युद्ध की घोषणा करते हैं। किसके खिलाफ, ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ। और जापान की सरकार ने
इनका पूरा सहयोग किया। तो सरकार ने पहला काम क्या किया, ये नेताजी की सरकार है, नेताजी की सरकार की घोषणा, पहली घोषणा, पहला काम सरकार का यही था, ब्रिटेन व अमेरिका के खिलाफ युद्ध, अमेरिका के खिलाफ युद्ध, ये पहली घोषणा थी। अब क्या युद्ध हुआ, कैसे युद्ध हुआ, उसको कहा जाता है ऑपरेशन यू। तो ये ऑपरेशन यू क्या था, ऑपरेशन यू, ये जो आजाद हिंद फौज और जापान की सेना मिल करके ब्रिटेन के खिलाफ भारत पे हमला करने जा रही थी, इसी को ऑपरेशन यू कहा गया। इसमें एक योजना बनाई गई, देखिए ये इंडिया है, इस तरह से आप वर्तमान में देखते हैं त्रिपुरा मिजोरम वगैरह को, इस तरह से इंडिया का ये पार्ट जो है इसी पे फोकस, यहाँ बांग्लादेश तब उसी में था, इंडिया में ही, और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये म्यांमार कंट्री है। तो एक योजना बनाई गई कि ये जो आज़ाद हिंद फौज है वो म्यांमार की तरफ से हमला करेगी, इधर से हम प्रवेश करेंगे, और यहाँ पर आप देखते हैं नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो है देश, वो प्रदेश हैं, और यहीं पर है कोहिमा और इम्फाल। कोहिमा और इम्फाल आप जानते होंगे, बताइए कोहिमा कहाँ है और इम्फाल कहाँ है। तो कोहिमा और इम्फाल पर हमले की योजना बनाई गई कि हम इधर से सबसे पहले पूर्वोत्तर के जो ये प्रदेश हैं यहाँ पर हमला करेंगे, और यहाँ से जीतते हुए हमारी सेनाएं बंगाल होते हुए उत्तर के मैदान में, ये जो गंगा का मैदान है, यहाँ हमारी सेनाएं पहुँच जाएंगी, और जैसे ही हम भारत के अंदर अपनी आज़ाद हिंद फौज लेकर के पहुंच जाएंगे, उसके बाद भारत के लोग और भारत के तमाम सैनिक हमारी सेना में शामिल हो जाएंगे और सेना हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये योजना थी सुभाष चंद्र बोस की, इसी को कहा गया ऑपरेशन यू। तो सबसे पहला मोर्चा यहाँ पर इनको पड़ने वाला था अराकान में। अराकान क्षेत्र जो है यहाँ पर ब्रिटिश की टुकड़ी तैनात थी पहले से ही, तो अराकान में पहला मोर्चा पड़ने वाला था, बर्मा में ही, उसको जीतना था। उसके बाद सेनाएं भारत में प्रवेश करती, और भारत में प्रवेश करने पर इनका सबसे पहला मुकाबला जो है कोहिमा और इम्फाल में जो छावनी बनी हुई थी ब्रिटिशर्स की, और वहाँ पे अमेरिका के भी सैनिक आ गए थे, तो उनको पहले हराना था, और यहाँ पर अगर ये कब्जा करते तो उसके बाद में गंगा के मैदान तक इनको पहुँचते देर नहीं लगती। तो ये बनाई गई योजना। तो ऑपरेशन यू क्या था, बर्मा के रास्ते, बर्मा के रास्ते कोहिमा और इम्फाल पर हमला, कोहिमा और इम्फाल पर हमला, ये थी ऑपरेशन यू की योजना। और इसमें कौन कौन जो है शरीक हो रहा था, इसमें आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना दोनों मिलकर के आ रहे थे। तो ये पहला मुकाबला इनका कहाँ, अराकान में फंसा करके। तो पहला मोर्चा, जो प्रथम मोर्चा मिला इनको, वो अराकान का था, और यहाँ पर भारी सफलता इनको प्राप्त हुई। कहाँ पे, अराकान, ये कहाँ है, वर्मा में है, अराकान में, और यहाँ पर विजय मिली, यहाँ पर विजय। इसके बाद में सेनाएं पहुंच गई इम्फाल और कोहिमा, यहां पर इन्होंने घेरा डाल दिया। तो 18 मार्च 1944 ये वो दिन था जब भारतीय क्षेत्र में आज़ाद हिंद फौज घुसी, यानी भारत में कदम रखा। 18 मार्च 1944 को आईएनए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आज़ाद हिंद फौज ने भारत में कदम रखा, भारत में कदम रखा। और यहाँ पर कई मोर्चों पर, कई जगहों पर इन्होंने लड़ाई की और विजय दर्ज की। हालांकि इम्फाल पर अभी कब्जा नहीं कर पाए, इन्होंने कोहिमा और इम्फाल को घेर लिया। 1 वर्ष तक घेरा पड़ा रहा, यानी 1 वर्ष तक वहाँ पर वो डटे रहे। तो यहाँ पर जो है 18 मार्च को ये सेना प्रवेश कर गई भारत के क्षेत्र में, और एक टुकड़ी तो काफ़ी आगे तक पहुँच गई।
उसके बाद मणिपुर में एक मोरांग नाम की जगह थी, वहां पर जाकर के इन्होंने विजय दर्ज की और पहला तिरंगा भारत के क्षेत्र में मोरांग में जो है फहराया गया। तो इसके बाद में क्या हुआ, अप्रैल में मणिपुर में एक जगह थी मोरांग, आपसे पूछी जा सकती है मोरांग कि भारत में किस स्थान पर इन्होंने विजय दर्ज की थी। तो मणिपुर में मोरांग में तिरंगा लहराया, वहां जाकर के इन्होंने तिरंगा फहरा दिया। तो इस तरह से कई जगहों पर जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन कुछ समस्याएं आ गई। यहां पर समस्या ये हुई कि इस दौरान इधर जर्मनी हारने लगा, विश्व युद्ध में जर्मनी धीरे धीरे हारने लगा और जापान की शक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। इधर जापान भी अब आज़ाद हिंद फौज को उतनी शिद्दत के साथ सहयोग नहीं दे पा रहा था और मानसून जो है आ रहा था। अब देखिए जून में मानसून आने का समय है और आपको पता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसून जब प्रवेश करता है तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बहुत भारी वर्षा होती है। तो सुभाष चंद्र बोस को ये लग रहा था कि हम मानसून शुरू होने से पहले यानी जून से पहले जुलाई में हम निकल जाएंगे यहाँ उत्तर भारत के मैदान तक, लेकिन ये पहाड़ी एरिया भी है, सेनाएं यहीं पर काफ़ी दिन तक फंसी रहीं और उस वजह से वहाँ पर इनकी हार हो गई। हार होने के पीछे कई कारण थे। एक तो मानसून में ये फंस गए, वहाँ की कंडीशंस में सैनिक बीमार होने लगे, रसद कम पड़ने लगे क्योंकि जापानियों ने पीछे से सहयोग कम कर दिया था और इस वजह से ये जो इम्फाल और कोहिमा का ये जो मिशन था वो असफल हो गया। कई जगहों पर जीत दर्ज करने के बावजूद जो अंतिम मिशन था वो असफल हो गया। तो देखिए जब मणिपुर तक ये सेनाएं जब इनकी पहुंच गई, मणिपुर के निकट मोरांग तक मार्च आ गया। अब जुलाई के महीने में मानसून भी शुरू हो गया और जुलाई जो है आ गया। तो 6 जुलाई को रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को और अपनी सेना को और महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया 6 जुलाई 1944 को। मार्च में सेनाएं प्रवेश हो गई। जब सेनाएं भारत के क्षेत्र में प्रवेश हो गई तो रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने एक संबोधन किया। कब किया इन्होंने? 6 जुलाई 1944 इन्होंने रंगून रेडियो संबोधन किया इन्होंने और इस रंगून रेडियो से इन्होंने जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। कहा राष्ट्रपिता, भारत की आज़ादी की अंतिम लड़ाई शुरू हो गई है और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपिता अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं हमें दें। और इन्होंने 2 नारे दिए थे। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों को एक नारा दिया था दिल्ली चलो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दिल्ली चलो, और एक नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इसी लड़ाई के दौरान दिए गए 2 नारे हैं, वो भी आप लिखेंगे भी। तो रंगून रेडियो से इन्होंने संबोधित किया भारतीयों को और गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। तो यहीं से जो है राष्ट्रपिता एक उपाधि आई जो गांधी जी को मिली। तो 2-3 फैक्ट यहाँ पर आप नोट कर लेंगे। इसी में जो है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ये पूछा जा सकता है आपसे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। और 2 नारे जो सुभाष चंद्र बोस के हैं वो आप नोट कर लें, एक अलग इम्पोर्टेंट हैं। इसमें नेताजी के 2 नारे थे। नेताजी के 2 नारे कौन कौन से हैं? 2 नारे जो इसी युद्ध के दौरान दिए गए। एक था दिल्ली चलो, इन्होंने कहा दिल्ली चलो। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अपनी सरकार बनाई, तब इन्होंने सैनिकों को संबोधित कहा दिल्ली चलो, यानी हमारा हमला किधर है? दिल्ली पर है। और बाद में इन्होंने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा तुम मुझे खून दो, लोगों को संबोधित किया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फेमस हैं, दोनों ही जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए। और जर्मनी में एक नारा इन्होंने प्रचलित किया था जय हिंद, वो भी हमने आपको पीछे बताया था। तो जय हिंद भी जो आगे चल करके वर्तमान समय में भी जो है हर एक भाषण में संबोधन के लिए या भाषण के अंत में अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग किया जाता है। आज़ादी के बाद में
भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो भाषण के अंत में उन्होंने जय हिंद कह करके अपने भाषण को समाप्त किया था और फिर धीरे धीरे ये एक रिवाज हो गया। तो दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारे जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस के ही माने गए। तो गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन हमने जैसा आपको बताया कि ये जो इम्फाल और कोहिमा का मिशन था ये असफल हो गया, तो इसको आप लास्ट में दर्ज करेंगे। लेकिन इम्फाल अभियान असफल हो गया। आपको कारण भी मैंने बता दिया कि ये क्यों असफल हो गया था। और इसके बाद जापान की विश्व युद्ध में हार हो गई और उस हार की वजह से आज़ाद हिंद फौज भी खत्म हो गई। जापान जब हार गया, जापान का पूरा सपोर्ट हट गया, तो सिर्फ अकेले आज़ाद हिंद फौज आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटने का संकेत दिया और उसके बाद में एक दुर्घटना में हमारे नेताजी जो है शहीद हो गए। तो ये 3-4 पॉइंट और इसको आपने नोट कर लिया। 3-4 पॉइंट और नोट करेंगे। जब इम्फाल का अभियान असफल हो गया और इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन जब कभी आज़ाद हिंद फौज की इस स्वतंत्रता में भूमिका की बात की जाएगी तो हमारे भारत की स्वतंत्रता में आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का बहुत स्वर्णिम योगदान है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हम धीरे धीरे अगली क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो इस पर हम चर्चा भी करेंगे कॉन्सेप्ट में कि क्या योगदान रहा और किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज की वजह से जो है हमें आज़ादी जल्दी मिली और ब्रिटिशर्स जो हैं वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तो अगला पॉइंट हम दर्ज करेंगे, जब ये मिशन असफल हो गया यहाँ पर जापान का क्या हुआ। जर्मनी ने पहले ही हथियार डाल दिए। अब जापान ने, हमने आपको बताया था कि जापान ने अमेरिका पर एक हमला किया इसी बीच पर्ल हार्बर पे। कहाँ पे? पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर एक बंदरगाह जहां पर अमेरिका के बड़े बड़े नेवी के लड़ाकू जहाज खड़े होते थे, पानी के जहाज। वहां पर जापानी जाकर के अपने हेलीकॉप्टरों से वहां बम गिरा गिरा करके वो सारे जहाज उन्होंने डुबो दिए। और इस घटना से अमेरिका इतना जो है वो नाराज हो गया, इतना क्रोधित हो गया कि उसने इस विश्व के इतिहास का एक सबसे खतरनाक जो हथियार था वो इस्तेमाल कर दिया, वो था परमाणु बम। अभी तक परमाणु बम का इस्तेमाल युद्ध में कहीं भी नहीं किया गया है। सिर्फ 2 उदाहरण हैं जो जापान पे ही इसी युद्ध के दौरान 2 बम डाले गए अलग अलग तारीख में। तो उसके अलावा जो है परमाणु बम से अभी आज तक कहीं हमला नहीं किया गया है। और वो उस समय के परमाणु बम थे। अगर वर्तमान के परमाणु बम होते जो बहुत शक्तिशाली हैं तो शायद जापान का नामो निशान मिट गया होता। तो जापान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, अमेरिका तक इसकी दहशत पहुंच गई थी और अमेरिका ने एक बहुत भारी कदम उठा लिया 9 अगस्त और 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा ये शहर है जापान का और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिए, परमाणु बम गिरा दिए। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह के हथियार का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था और अमेरिका ने इस तरह का हथियार का इस्तेमाल करके युद्ध को बिल्कुल जो है खत्म कर दिया। जापान सरेंडर हो गया। जापानियों ने कहा कि हम आत्मसमर्पण करते हैं, अब हम जो है मानवता ही नष्ट हो जाएगी अगर इस प्रकार का युद्ध शुरू हो गया। तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जापान जैसे ही मैदान से हटा युद्ध समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 15 अगस्त 1945 जापान आत्मसमर्पण। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, सेकेंड वर्ल्ड वार यहीं पर समाप्त हो गया। 15 अगस्त 1945 को जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो आज़ाद हिंद फौज की भूमिका भी
समाप्त हो गई, क्योंकि सिर्फ अकेले दम पर जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो इस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज को भी जो है वो पीछे हटना तय था और सुभाष चंद्र बोस ने उसको पीछे हटने का आदेश दिया। और 18 अगस्त 1945 को वो जो है ताइवान से होते हुए टोक्यो जाने की कोशिश कर रहे थे एक विमान के माध्यम से। और वहीं पर ताइवान का एक हवाई अड्डा था ताइहोकू। ताइहोकू हवाई अड्डे पर ये रुके। ताइहोकू से पुनः विमान जब उड़ा तो वहाँ पर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा जो है टोक्यो के रेडियो के द्वारा 23 तारीख को बताया गया। अब इसमें कितनी सत्यता है नहीं है वो अलग विषय है, लेकिन जो इतिहास में दर्ज है, जो आपका क्वेश्चन बनेगा वही हम दर्ज करेंगे। 18 अगस्त 1945 नेताजी का विमान, एक विमान के माध्यम से जा रहे थे, टोक्यो जाता है। टोक्यो वहाँ की राजधानी है जापान की। टोक्यो जाते समय ताइहोकू हवाई अड्डे के पास, हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त। और जापान के रेडियो ने 23 तारीख को ये घोषणा की कि यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस अत्यधिक जो है जल गए थे और उनको ताइहोकू के ही एक अस्पताल में ले जाया गया था और जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। अब इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है वो नहीं पता है अभी तक, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस जांच की सारी फाइलें अभी तक ओपन नहीं की हैं। तो जैसा रेडियो में बताया गया था उतना ही माना जाता है कि 18 अगस्त को यह दुर्घटना हो गई थी और 23 अगस्त को रेडियो के माध्यम से ये सभी को बताया गया था कि ताइहोकू हवाई अड्डे के पास में उनका विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें वो जल गए थे और उनको एक अस्पताल में, ताइहोकू के ही अस्पताल में ले जाया गया था जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में टोक्यो के एक मंदिर में ही जो है सुभाष चंद्र बोस की अस्थियाँ रखी गईं। रेंकोजी मंदिर है वो, रेंकोजी। तो यहाँ इस प्रकार से जो है सुभाष चंद्र बोस दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी इसी में शहीद हो गए। अब जब नेताजी शहीद हो गए तो फिर आज़ाद हिंद फौज का क्या हुआ? आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया और जो मुख्य अधिकारी थे उन पर जो है दिल्ली के लाल किले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केस चलाया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुनः रंगून वगैरह पे कब्जा कर लिया था फिर से। तो नेताजी की जो आज़ाद हिंद फौज थी उसके अधिकारी, उन पे हम बात करेंगे, अधिकारियों को, सेना को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और कहा गया कि इन लोगों ने युद्ध के समय धोखा दिया है ब्रिटिश आर्मी को और अपना बगावत करके अपनी एक नई सेना बना ली आज़ाद हिंद फौज, इसलिए इनके ऊपर केस किया जाएगा। और दिल्ली के लाल किले में केस किया गया जिसमें 3 प्रमुख अधिकारी हैं, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख। 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप कमेंट करके बताएं हमें, अगली क्लास में उनकी चर्चा होगी। और फिर भारत के बड़े नामी गिरामी वकीलों ने उनका केस लड़ा, लेकिन वो केस जीते नहीं, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन फिर भी पूरे भारत में आंदोलन की एक ऐसी लहर उठी, इतना तीव्र विरोध किया गया कि भारत के वायसराय जो है बेवेल को, लॉर्ड बेवेल को अपने विशेष शक्ति का प्रयोग करके इन तीनों लोगों को छोड़ना पड़ गया। ये पावर थी आज़ाद हिंद फौज की। उस समय भारत में इतनी इज्जत बढ़ गई थी कि उन अधिकारियों को सज़ा देने के बावजूद भी भारतीय जनता ने उनको जो है फांसी नहीं लगने दी। अगर यही जोश, यही जुनून, यही जज्बा 1931 में रहा होता तो शायद भगत सिंह और उनके साथियों को भी फांसी नहीं होने पाती। तो इस तरह का जो है आज़ाद हिंद फौज का पूरा आपने विवरण पढ़ा। अगली क्लास में हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज पर जो है क्या मुकदमा किया गया, उसका क्या परिणाम निकला और हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से वो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।